की जनता की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे निवेदन है कृपया हम सब की ओर से माननीय मोदी जी का स्वागत करें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। रामलला और धनुष्य बाण की प्रतिकृति देकर हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी का सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। धनुष्य बाण की प्रतिकृति तथा राम लल्ला की मूर्ति देकर मैं चाहूंगी नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय नितिन जी गडकरी तथा रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय राजू भाऊ पारवे जी भी उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम लोग भी माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करेंगे। यहाँ के आमदार आशीष जायसवाल जी से भी निवेदन है कृपया हम सब की ओर से, रामटेक की जनता की ओर से माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करें। रामटेक की विशेषता जो राम पंचायतन है और नागपुर जो टाइगर कैपिटल है, एक बाघ की प्रतिकृति देकर माननीय मोदी जी का हार्दिक स्वागत तथा आज संत झूलेलाल जी की जयंती है। सिंधी समाज की ओर से संत झूलेलाल की जयंती के पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सिंधी समाज की ओर से विशेष भेंट, विकी कुकरेजा उनको विशेष भेंट दे रहे हैं और हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय पंतप्रधान महोदय जी का स्वागत करेंगे। और इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ नागपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हम सब के चहेते माननीय नामदार श्री नितिन जी गडकरी, इनसे निवेदन है कृपया हमें संबोधित करें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ उपस्थित आदरणीय रामदास आठवले, प्रफुल्ल पटेल जी, अशोकराव चौहान, हमारे रामटेक लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राजू पारवे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले आज मैं नागपुर जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी विदर्भ की जनता उनके नेतृत्व में विदर्भ की पूरी सीटें 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमारे पक्ष में रहेगी और हम विजयी होंगे, ये भी विश्वास उनको देता हूं। आप सबको पता है कि आप पूरा विदर्भ का विकास कैसा हुआ, नागपुर जिले का कैसा हुआ और नागपुर शहर का कैसा हुआ, यह आपने देखा है। आदरणीय मोदी जी ने हमारी मेट्रो का भूमि पूजन किया था। उसके बारे में मेट्रो हमारी कन्हान नदी तक आने वाली थी। अब यह निर्णय हुआ है कि कन्हान नदी पर मेट्रो पुल बनाएगी और कन्हान गांव तक मेट्रो आएगी, इसका निर्णय हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जिस दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को विकसित करने का कार्य हमने लगातार किया है। देवेंद्र जी जब महापौर थे, मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था,
तब से हमने दीक्षा भूमि का पूरा काम पूरा करने की कोशिश की। ड्रैगन टेंपल के लिए देवेंद्र जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, ताजबाग के लिए पैसे दिए, परमात्मा एक सेवक समाज के लिए हमारे जो आदरणीय बाबा है श्रद्धेय जी, उसके लिए परमात्मा एक आश्रम के लिए हमारे शेखनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी ने 77 करोड़ रुपए उनके लिए दिए। कोई भी निर्णय हमारी सरकार में जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, क्या कभी उसमें कोई जातिवाद हुआ? हिंदू मुसलमान कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको उसका फायदा मिला। आयुष्य योजना में कोई हमने जातिवाद किया? सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर हमने कार्य किया है। 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है। हिंदुस्तान को समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, विश्व की शक्ति बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत करने की बात कही है और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया है। बहनों और भाइयों, जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जिसका अनुभव आप सब लोग लेते हैं। उस कामों के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर जिला हो, विदर्भ हो, नागपुर शहर हो, हमारे किए हुए काम आपके सामने है। और जब काम के आधार पर हमारे ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, तो एक फिलॉसफी होती है, एक थ्योरी होती है कि जब कन्विंस करना नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस के नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं कि 400 सीटें मिलेगी तो हम भारत का संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने भी कहा, हम सब लोगों ने भी कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। वास्तविक रूप से केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने, बेंच ने यह निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जो हमारे संविधान के मूलभूत तत्व है वो बदल नहीं सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मैं आप कांग्रेस वालों को यह पूछना चाहता हूं कि आज तक संविधान को तोड़ने का पाप किसने किया है? संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 80 बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा है। इमरजेंसी के समय, इंदिरा जी के समय ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें पूरा हमारा लोकतंत्र समाप्त होने की कगार पर खड़ा था। बहनों और भाइयों, हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसकी गुणवत्ता से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता सब नष्ट करके सबका साथ, सबका प्रयास, सबके विकास, इसके आधार पर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर आपके सामने आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे देश में करके दिखाया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी महाराष्ट्र सरकार आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे विदर्भ में, हमारे नागपुर में इतने काम हुए हैं वो गिनने के लिए समय की कमी है। रामटेक में 200 करोड़ रुपए उन्होंने तो दिए ही है। अब रामटेक के लिए मेरे विभाग की ओर से मैंने रोप वे को भी मंजूर कर दिया है। रामटेक इंटरनेशनल पर्यटन सेंटर केंद्र बनेगा। उमरेड
जहां हमारे यहाँ टाइगर है, नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं, विश्व के लोग टाइगर देखने के लिए नागपुर में आते हैं। हमारा पेंच, हमारा उमरेड, हमारा ताड़ोबा, इसके लिए पूरे दुनिया से, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार की निर्मित होती है। मोदी जी ने जिस इकोनॉमी को स्वीकार किया है, जिसके कारण हमारे कृषि विकास का दर बढ़ेगा, सिंचाई को प्राथमिकता दी है। आशीष जायसवाल जी बहुत बार मुझे मांग करते थे कि पेच का पानी नागपुर शहर को जाता है और रामटेक तहसील में किसानों को पानी नहीं मिलता। हमने नागपुर महानगर पालिका का सीवेज का गंदा पानी शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराड़ी और खापरखेड़ा प्रकल्पों को दिया, और जिसके कारण ये 300 MLD पानी बचा। अब रामटेक का पानी, पेंच का पानी टेल एंड तक जाकर रामटेक तालुका के सब गांवों तक पानी मुबलक रूप से पहुंचा है, क्योंकि किसानों के हित के लिए हमने ये काम किया है। किसानों को समृद्ध और संपन्न कैसे बने, किसानों के लिए केवल अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जादाता बने। केवल ऊर्जादाता नहीं, अब तो किसान विटामिन तैयार करने लगे हैं, हवाई ईंधन तैयार करने में लगे हैं, हाइड्रोजन की निर्मित में लगे हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस देश के किसान का, गांव गरीब मजदूर सबका भविष्य बदलने वाला है। परिस्थितियां बदल रही है। बिहार में 68,000 नागपुर शहर और जिले के युवाओं को रोजगार मिला है, और अगले 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागपुर शहर और जिले में कम से कम 1 लाख युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कंफ्यूज करके गलत प्रचार कर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यक समाज को डराते हैं कि देखो मोदी जी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगा। हमारे दलित बंधुओं को कहते हैं कि ये संविधान बदलने वाले चुनाव के समय इस प्रकार की गलत बातें कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, आपका भविष्य इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान का भविष्य बदल रहा है। युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और मिल रहा है। किसान समृद्ध संपन्न हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज का निर्माण होने वाला है। और इसलिए कोई अपप्रचार पर विश्वास न रखते हुए रामटेक लोकसभा क्षेत्र से राजू पारवे हमारे उम्मीदवार हैं। एक लोकप्रिय विधायक के रूप में हमने उमरेड विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। और मेरा विश्वास है कि फिर से एक बार नागपुर जिले की जनता, विदर्भ की जनता, महाराष्ट्र की जनता, यह छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अंबेडकर, इनका महाराष्ट्र है। और मेरा विश्वास है कि इस महाराष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का समर्थन यहां की जनता करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबकी ओर से, नागपुर शहर, नागपुर जिले की जनता की ओर से मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको विश्वास देता हूं कि यहां से 100% हमारी जीत होगी और आपकी मेजॉरिटी में विदर्भ का योगदान बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र जी के पद चिन्हों से पावन हुई इस पवित्र धरती पर देश में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे नंबर 1 के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं रामटेक में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उपस्थित हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हमारे नितिन गडकरी जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव। समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। इस समय गर्मी की लहर चल रही है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना यहां पर जन सैलाब यहां मोदी जी को देखने और सुनने को आया है। गर्मी से बड़ी मोदी प्रेम की लहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में हमें दिखाई पड़ रही है। मोदी जी का हेलीकॉप्टर जैसे ही आवाज करता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं स्वागत के लिए। इतनी बड़ी लोकप्रियता इस महाराष्ट्र के जनता में आपके प्रति है और इसलिए मोदी 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 ऐसी पूरे देश में ये जयकार सुनाई दे रही है। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मोदी जी विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अभिप्रेत सुराज्य निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हर घर मोदी नहीं, अब मन मन मोदी है और ये पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। सत्ता की कुर्सी पे के लिए बौखला गया विरोधी पक्ष मोदी द्वेष से पीड़ित है, जिनका जीवन सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाले और रोकड़ा गिनने में बीत गया। उनको मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचता है। और इसलिए मराठी में एक कहावत है की अंगात नाही बळ आणि चिमटा काढून पळ। ऐसी उनकी हालत है। यदि मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं, बार बार आरोप करते हैं, लेकिन मोदी जी जरा भी ध्यान नहीं देते। अगर वो जरा भी नजर घूम गई उनकी तो फेसबुक लाइव करने वाले के मुंह से फेस मतलब झाग निकल आएगी। लेकिन एक कहावत है, हाथी चलता है बाजार, मैं नहीं बताऊं, मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन जितने भी विपक्ष मोदी जी की आलोचना करेंगे, 2014 को आलोचना की, आरोप किया, ये देश की जनता ने उनको घर पे बिठा दिया। 2019 को आरोप लगाया, जनता ने उनके विरोधी पक्ष विपक्ष के नेता के इतने भी खासदार सांसद नहीं चुनने आने दिए। और अब भी 2024 में ये इतना आरोप लगा रहे हैं कि मुझे लगता है अब सब रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ेंगे, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है
और उन्होंने गारंटी ली है मोदी जी को फिर एक बार। और इसलिए एनडीए के पास आत्मविश्वास है और इंडिया अलायंस के पास अहंकार है। तो आत्मविश्वास विजय की ओर ले जाता है और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने अहंकारी रावण का नाश किया था, यही रामटेक है, प्रति अयोध्या कहते हैं। और यहां पर इंडिया अलायंस के अहंकार की लंका देश की जनता जलाकर खाक कर देगी, ये ऐसा विश्वास और पूरा माहौल दुनिया देश पे है। और उनकी नीति ना नियत है, ना नीति है, ना निर्णय है। उनका एजेंडा है करप्शन फर्स्ट, लेकिन मोदी जी का एजेंडा है देश का विकास, देश की प्रगति और नेशन फर्स्ट। ये हमारे मोदी जी का एजेंडा है। और इसलिए अब ये सत्ता के बाहर है, वो लड़ाई थे, सब एक दूसरे के गले लग रहे, लेकिन ये सांप और जो इनका निवाल का है, सांप मुंगूस नेवला, सांप और नेवला की जो दोस्ती हुई है ये जनता खूब अच्छी तरह जानती है। और इसलिए आने वाले चुनाव में उनको घर का रास्ता दिखाने का काम हमें सबको मिलकर करना है। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने का काम, नई ऊंचाई पर ले जाने का काम, 11वें में से 5वें नंबर पर लाने का काम, अब आगे 3रे नंबर पर लाने का निर्धार करने वाले मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये हमारा गर्व है, यह अभिमान है। और इसलिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब शेयर मार्केट का सेंसेक्स 25,000 था, आज वो 75,000 तक पहुंच गए। इसलिए ये विकास हो रहा है, ये देश की प्रगति हो रही है। मोदी जी ने गरीबों को बढ़ाया, गरीबी से ऊपर लाया, 25 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को कोविड में मुफ्त धान्य राशन देने का निर्णय था, उसको आगे 5 साल बढ़ाया। मतलब इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, ऐसे मोदी जी के विचार है। रोटी, कपड़ा और मकान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री कहाँ, और भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाला विपक्ष कहाँ। एक आदिवासी समुदाय की बेटी को इस देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने वाले मोदी जी, और यहाँ पर उनको राष्ट्रपति बनाया, और हमारे देश के बेटी को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमान करने वाले कांग्रेस कहां पर। और इसलिए इस देश के आदिवासी जनता ये कांग्रेस को आने वाले चुनाव में पूरी तरह इसका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि दलित आदिवासी को सिर्फ कांग्रेस वोट बैंक करके इस्तेमाल करती थी, लेकिन मोदी जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, उनका जीवन बदल डालने का काम किया है, और उनके जीवन को बदलने का गारंटी ली हुई है। यह फर्क है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश के हर वर्ग को, किसान हो, कामगार हो, माता बहनें हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, दलित हो, सबका उत्थान करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसलिए रामटेक नहीं, नागपुर नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है वोटिंग डे का, मतदान करने का। और इसलिए यहां पर आने वाले 19 तारीख को गडकरी साहेबांचं पण 19 तारखेला या रामटेक मधून राजू पारवे यांना त्यांच्या नावासमोरचं धनुष्यबाणचं बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करायचं आहे। आणि नागपूरमधून आपले नेते नितीन गडकरी साहेबांना त्यांच्या निशाणी समोरचं कमळाचं बटन दाबून आपण विजयी करूया।
एवढंच सांगतो आणि अब की बार फिर एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम सब मिलकर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कर्मयोगी परम आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी को। आपसे निवेदन है, कृपया हमें मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रभू श्री रामचंद्राच्या पावन भूमीमध्ये आणि श्री रघुजी भोसले महाराजांच्या शौर्याचा वारसा लाभलेल्या या रामटेकाच्या पावन भूमीला माझा साष्टांग नमस्कार। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? इस पावन धरा से मैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, गोंड राजा भक्त बुलंद शाह और बाबा साहब आम्बेडकर को भी नमन करता हूं। यहां बाबा जुमदेव जी ने परमात्मा एक सेवा मंडल, इसके माध्यम से जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। साथियों, शाम हो रही है लेकिन आपका उत्साह देखकर लगता है कि अभी दिन शुरू ही हुआ है। ये आपका उत्साह उमंग को एक बार फिर अपनी जरा मोबाइल की फ्लैश लाइट कीजिए। सबके सब मैं फिर पूछता हूं आपको लाइट क्यों की? ये आपके फ्लैश लाइट से आपके आशीर्वाद सीधे सीधे यहां पहुंच रहे हैं। ये आपकी फ्लैश लाइट 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संकल्प है। यह जोश है जो संदेश दे रहा है फिर एक बार
फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून भाई और बहनों, 19 अप्रैल को आपको सिर्फ एक सांसद नहीं चुनना है, आपको अगले 1000 साल के भारत की नींव मजबूत करने के लिए मतदान करना है। आपको विकसित भारत के संकल्प के लिए मतदान करना है। साथियों, आजकल ये टीवी वाले, मीडिया वाले चुनाव को लेकर लगातार सर्वे दिखा रहे हैं। इस सर्वे में एनडीए की बम्पर जीत दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आज मीडिया वालों की मदद करना चाहता हूं। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? इनको पैसा बचाने का एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाएं तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार। साथियों, आजकल ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग ये झूठ भी फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अभी नितिन जी ने उसका बड़ा जम करके जवाब दिया है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसे ही गीत गा रहे थे। इसका मतलब इनकी बैंकरप्सी इतनी है कि इनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं है। इमरजेंसी के दौरान क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर इन लोगों के परिवार का सरकार का एक प्रकार से कब्जा था, चारों तरफ वही नजर आ रहे थे, क्या उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता था? एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अभी हमारे शिंदे जी एक कहावत बता रहे थे। मराठी में एक और कहावत है, काठी मारल्याने पाणी दुपंगत नाही। यानी पानी में जितनी लाठी मारी जाए, पानी में कभी भेद नहीं हो सकता है। गरीब के इस बेटे पर ये लोग चाहे जितना हमला करे, मोदी देश की जनता की सेवा के संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। साथियों,
ये इंडी गठबंधन वाले पूरी ताकत से देश के लोगों को बांटने में जुटे हैं। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहूंगा, देशवासियों से कहूंगा, एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए। ये इंडी गठबंधन वाले ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। आज भी ये एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। आज भी ये भारत की संस्कृति को निशाना बनाना, उसका कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारा ये रामटेक वो स्थान है जहां खुद प्रभु राम के पैर पड़े हैं। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में हमारे लाल रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये पल आ रहा है। सो रामटेक को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को अद्भुत आनंद हो रहा है। लेकिन हम ये न भूलें कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो इन इंडी गठबंधन वालों ने इसका भी बहिष्कार किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये लोग सनातन पर हमले करते हैं, सनातन को खत्म करने की सौगंध लेने वालों के साथ रैलियां करते हैं। साथियों, आजकल नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है। ये लोग हिंदू धर्म की शक्ति को भी समाप्त करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतने देंगे? एक भी सीट जीतने देंगे? उनको इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये चुनाव में वोट देकर के उनको सजा देंगे कि नहीं देंगे? साथियों, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, ये सब मिलकर के आज आपके पास आए हैं। आपका एक एक वोट इनको जिताने के लिए तो है, लेकिन उनको सजा देने के लिए भी है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने साजिश के तहत एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हर प्रकार से पीछे रखा। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति को खत्म किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न से वंचित रखा। जब बीजेपी के समर्थन से केंद्र में सरकार बनी
तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। जब 2014 में एनडीए सरकार बनी तो एक दलित मां के बेटे भारत के राष्ट्रपति बने। जब 2019 में फिर एनडीए सरकार बनी तो एक आदिवासी मां की बेटी पहली बार देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति बनी। एनडीए सरकार में हमने रिकॉर्ड संख्या में ओबीसी समाज से मंत्री बनाए। साथियों, ये एनडीए सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये एनडीए सरकार है जिसने मेडिकल की पढ़ाई में ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया। एनडीए सरकार थी जिसने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया। 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ा है। एनडीए सरकार की नीतियों के कारण ही स्कूल कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं का नामांकन बहुत अधिक बढ़ा है। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास का हमारा ये मंत्र संविधान की सच्ची भावना है। लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की इस भावना का अपमान किया। सामाजिक न्याय का झूठ बोलकर ये लोग सिर्फ अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते रहे। इन लोगों के राज में दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी परिवार मूल सुविधाओं से वंचित थे। गरीब को सुविधाओं देने का काम, उसकी चिंता कम करने का काम ये गरीब मां के बेटे मोदी ने किया है। आज जब मोदी 100% लाभार्थियों को 100% योजनाओं के लाभ की गारंटी देता है तो यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म होता है, क्योंकि उसमें भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं बचती। उसमें जो हकदार है वो छूट नहीं जाता। 100% लोगों को उसका हक का जो लाभ है उसे पहुंचता है और उसके कारण भ्रष्टाचार की दुकान भी बंद हो जाती है। गरीब को पक्के घर देने की गारंटी हो, मुफ्त राशन देने की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की गारंटी हो, मोदी की इन गारंटियों के बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार ही है। जिन आदिवासी बाहुल्य जिलों को पहले पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया था, 10 वर्षों में वहां विकास की नई आशा जगी है। इसका परिणाम यह है कि 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें आकांक्षी जिलों ने, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नीयत सही तो नतीजे भी सही। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस है
जिसने एक देश एक संविधान लागू नहीं होने दिया। ये आज इस संविधान के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग, मैं उनको सवाल पूछता हूं, अगर आपके लिए संविधान इतनी अहमियत थी तो आपने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? 70-75 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? ये मोदी है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को लागू करके दिखाया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंक को हवा देने वाला आर्टिकल 370 बनाए रखा। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था, हम सबका संविधान अलग था। 370 की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और मोदी ने जब कहा 370 हटानी है तो कहते थे आग लग जाएगी। कहीं आग लगी भाई? आग लगी क्या? 370 हटी कि नहीं हटी? कश्मीर में संविधान लागू हुआ कि नहीं हुआ? बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा जहां होगी आज मोदी को और हम सबको आशीर्वाद देती होगी। लेकिन मोदी ने जब आर्टिकल 370 हटाया तो कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कहते हैं? सुना है आपने? कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि ये मोदी जहां जाते हैं वहां 370 बोलते हैं। अरे भाई, इसका 370 का राजस्थान में क्या लेना देना, आंध्र में क्या लेना देना? ये 370 हटाने से देश को फायदा क्या हुआ? क्या ऐसी भाषा कभी हम सुन सकते हैं क्या? ये भी कांग्रेस की दलित, आदिवासी, महिला विरोधी और वोट बैंक की राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। मैं आपको समझाता हूं, आर्टिकल 370 हटने से जम्मू कश्मीर में इन सभी वर्गों को पहली बार संवैधानिक अधिकार मिला है। वहां मेरे SC ST भाई बहनों को आरक्षण नहीं था। वहां पर हमारे वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोगों को नागरिक के नाते जो हक मिलने चाहिए ना, वो भी प्राप्त नहीं थे। आजादी के इतने सालों बाद भी ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जब मैं कहता हूं तो चुभने लगता है। आपने हिंदुस्तान के मुकुट को, वहां के लोगों को, वहां की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा था। बाबा साहब आंबेडकर ने SC ST OBC महिला, उनको जो अधिकार दिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं थे। और आप संविधान के नाम पर देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस नागरिकता देने वाले कानून CAA का भी विरोध कर रही है, क्योंकि इसके भी सबसे बड़े लाभार्थी दलित है, बौद्ध अनुयायी है। अगाड़ी वाले कितना भी विरोध कर लें, CAA के तहत हर हकदार को नागरिकता मिलकर रहेगी और ये मोदी की गारंटी है।
भाई और बहनों, ये जो अगाड़ी है, ये जो इंडी गठबंधन है, ये विरासत और विकास दोनों के घोर विरोधी है। गोसी खुर्द बांध परियोजना को कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया। इससे किसानों को कितनी मुश्किलें हुई। जब आपने एनडीए की महायुति की सरकार बनाई, तब इस पर तेजी से काम शुरू हुआ। इससे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और नागपुर जिलों के लाखों किसानों को लाभ हुआ। यहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी के लिए एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत जी की टीम शानदार काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। हर घर नल से जल पहुंचे, मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में ये मेरे साथी दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे किसान एक मजबूत स्तंभ है। महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के तहत हजारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। आने वाले 5 सालों में हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपए की दाल एमएसपी पर खरीदी थी और उस समय कृषि मंत्री कौन थे वो आपको मालूम है, याद है ना? आजकल वो भी मुझे गाली देने की कतार में खड़े हो गए। सिर्फ 600 करोड़ की दाल हमने 10 सालों में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दलहन और तिलहन किसानों को एमएस के रूप में दिए हैं। फर्क साफ दिखता है। भाई और बहनों, नागपुर और विदर्भ का पूरा क्षेत्र आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा है। आज नागपुर में आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। आज नागपुर में मेट्रो की रफ्तार है। गोंदिया में बिरसी एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। अमरावती में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट पर भी काम हो रहा है, जो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने वाला है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। ऐसा विकास एक ईमानदार, मजबूत और स्थिर एनडीए सरकार ही कर सकती है। साथियों, 10 सालों में विकास के बहुत सारे काम हुए, लेकिन ये तो ट्रेलर है। आजकल बड़ी बड़ी होटल में कोई खाना खाने जाता है ना, तो शुरू में थाली आने से पहले एपेटाइजर आता है। बड़ी चटाकेदार वानगियां आती हैं। कभी कभी लगता है यार इसी से तो पेट भर गया, लेकिन आपको मालूम है वो एपेटाइजर होता है, थाली आनी बाकी है। ये 10 साल में मैंने जो काम किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, अभी तो थाली आनी बाकी है। आने वाले 5 साल में हमें देश को, महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है। और इसके लिए मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है।
मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 फॉर 2047। और इसके लिए 19 अप्रैल को रामटेक से राजू पारवे जी, भंडारा गोंदिया से सुनील जी और नागपुर से भाई नितिन गडकरी जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। एनडीए के हर कैंडिडेट को मिला वोट मोदी को मजबूत करेगा। और लेकिन इसके लिए मेरी एक अपेक्षा है, पूरी करोगे? जरा सबके सब बताइए, पूरी करोगे? गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? लोगों से मतदान करवाओगे? मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे? मेरा एक और काम है, करोगे? हमें हर पोलिंग बूथ जीतना है। जीतोगे? हर पोलिंग बूथ जीतना है इस बार। हर पोलिंग बूथ का रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, आप चुनाव प्रचार में घर घर जा रहे हैं, तो लोगों को जरूर घर में जाकर के बताना कि मोदी जी रामटेक आए थे और मोदी जी ने आप सबको राम राम कहा है। मेरे राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में पहुंचा दोगे? जब माताओं बहनों को, बुजुर्गों को मेरा राम राम कहोगे ना, तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे। वो आशीर्वाद मुझे ऊर्जा देता है आपके लिए जीने के लिए, आपके लिए जूझने के लिए, आपके लिए दौड़ने के लिए, आपके लिए दिन रात खपाने के लिए मुझे वहां से ताकत मिलती है। और इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत काम है। आप घर घर जाकर के हर एक को मेरा राम राम पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी गरिमामय उपस्थिति से ही हमारे आत्मविश्वास को अधिक बल मिलता है। नव चैतन्य, नव प्रेरणा, आपके नवीन विचार को हम नमन करते हैं, आपको नमन करते हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर उपस्थित सभी मान्यवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार भारत माता की। मैं यहां पर सुधाकर कोहड़े जी को आमंत्रित करती हूं आभार प्रदर्शन के लिए। सुधाकर कोहड़े जी, कृपया आभार प्रदर्शन करें। आज के इस सभा में संबोधित करने और हमें आशीर्वचन देने आए आदरणीय पंतप्रधान महोदय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं यहाँ तहे दिल से आभार।